हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में, जहां हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को आसान और सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर ऑफ अ स्टेट। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक एनालॉजी से और जानेंगे कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, रिमूवल और रेजिग्नेशन कौन करता है और कैसे होता है, क्या क्या पावर्स हैं गवर्नर के पास, कौन कौन से कमीशंस हैं जो गवर्नर से रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर में, और गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए एक कंप्लीट टूल किट बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में हम कुछ क्विजेस करेंगे जिससे आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज तो होगा ही, साथ ही आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम में गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरुआत करते हैं हम अपनी एनालॉजी के थ्रू। कि मान लेते हैं एक रीजन में एक बड़ा सा स्कूल है जिसको हेड कर रहे हैं वहाँ के चेयरमैन। अब उस रीजन के जो सब रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उसी स्कूल की ब्रांचेस हैं जिसको हेड कर रहे हैं उसके इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स। अब इसी को हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू लिंक करके देखेंगे कि वो जो रीजन हो गया बड़ा सा, वो हो गया हमारा देश भारत, जिसको हेड कर रहे थे चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उसके जो सब रीजन्स थे, ठीक है, वो हो गए हमारे स्टेट्स जिसको हेड कर रहे थे इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स यानी कि गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब गवर्नर्स वहाँ के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि स्टाफ्स हैं, उनके साथ क्लोजली मिल करके स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आई होप ये एनालॉजी आपको समझ आई होगी। तो चलिए जानते हैं गवर्नर ऑफ अ स्टेट कौन होते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड हैं पूरे देश के, उसी तरीके से गवर्नर इज द नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से 167 स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, साथ ही आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चार लोग आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो कि दिया हुआ है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक। अगर इसी चीज़ को हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से लिंक करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव दिया हुआ था हमारा पार्ट 5 में, जिसके अंडर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखेंगे सिमिलैरिटी की सारे लोग सेम हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। बस वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, जबकि ऐसी कोई भी पोस्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। लेकिन क्या एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं हो सकता? हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये दिया गया कि एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। तो याद रखना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये किया गया? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बताया गया कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 155 के अंडर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। टेन्योर क्या होता है? तो टर्म है इनका 5 ईयर्स, जो कि आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन साथ ही ये भी दिया गया है कि जो गवर्नर होते हैं वो सर्व करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं वो तब तक ऑफिस सर्व करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस ही दी हुई हैं गवर्नर के लिए। कौन कौन सी? पहला, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। इन 2 क्वालिफिकेशंस के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन्ड नहीं है। लेकिन हाँ, हम साथ ही 2 कन्वेंशनल क्वालिफिकेशंस फॉलो करते हैं। कौन कौन सी? पहले कि जो गवर्नर हैं ही शुड बी एन आउटसाइडर, यानी कि उस स्टेट से बाहर के होने चाहिए।
सेकेंडली, जो प्रेसिडेंट है ही मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर, कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को लेनी चाहिए। ये दो हम कन्वेंशनल क्वालिफिकेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स ऑफ एज। अब रेजिग्नेशन और रिमूवल देखते हैं। रिमूवल और रेजिग्नेशन दोनों ही होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सिंस हमने देखा कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, बट इनकी कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ना ही ये इनडायरेक्टली कोई इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इनकी बस सिंपल प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, इसीलिए इनका कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस भी नहीं है। सिंपली प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं और गवर्नर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर को रिमूव करने से पहले कोई ना कोई वैलिड रीजन देना पड़ेगा। बिना किसी वैलिड रीजन के आर्बिट्रेरली बिफोर उनके टेन्योर के गवर्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। उस समय हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी। ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं गवर्नर्स ऑफिस के लिए। क्या क्या है? पहला, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो जिस दिन गवर्नर का ओथ लेंगे, ठीक है, ऑफिस में एंटर करेंगे, उसी दिन उन्हें, अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं, चाहे पार्लियामेंट चाहे फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उन्हें वेकेट करना पड़ेगा। सेकेंड ये है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ। थर्ड ये है कि ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिस रेसिडेंस। और उनका रेसिडेंस कहाँ होता है? राजभवन में, कि उन्हें राजभवन यूज करने की परमिशन है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट। फोर्थ ये है कि उनके जो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट दो पॉइंट ध्यान से सुनना है कि कोई भी अगर गवर्नर है, ठीक है, वो एक स्टेट का अगर गवर्नर है, एक पर्टिकुलर स्टेट का अगर गवर्नर है, तो उसके जो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। लेकिन अगर यही गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर है, ठीक है, तो फिर वो पार्लियामेंट की जगह उनका डिसाइड हो जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। और अगर वही सेम पर्सन अपॉइंट हो जाते हैं गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, तो उनकी जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो भी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस दिए जाते हैं गवर्नर को ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, उसे डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नर की। इसे हम सब हेडिंग्स के अंडर देखेंगे कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। जितने भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो इन द नेम ऑफ द गवर्नर लिए जाएंगे। गवर्नर अंडर हिज एग्जीक्यूटिव पावर कुछ अपॉइंटमेंट करते हैं। कैसी अपॉइंटमेंट्स? चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट करते हैं, प्लस चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई अपॉइंटमेंट की बात कि कुछ कुछ अपॉइंटमेंट करते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे। साथ ही अगर स्टेट में कोई भी प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट लगाएंगे। लेकिन लगाने के लिए रिकमेंड कौन करेगा? तो गवर्नर करेंगे। किसके अंडर करेंगे? अपने एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर करेंगे। साथ ही जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के चांसलर, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर्स होते हैं, और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर के क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी हमने। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे, कुछ अपॉइंटमेंट करेंगे वो। साथ ही प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए रिकमेंड प्रेसिडेंट को कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। और गवर्नर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके चांसलर्स होंगे और वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करेंगे। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर की। तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकते हैं, यानी कि बुला सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, यानी उस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर है जो 2020
के पहले थी कि गवर्नर के पास ये पावर थी कि वो एक एंग्लो इंडियन मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद से ये प्रोविजन हटा दिया गया है। साथ ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें गवर्नर 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करते हैं। किनको नॉमिनेट करते हैं? पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ क्लास एक तरीके का निमोनिक बनाया गया है, विच स्टैंड्स फॉर C स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस एंड अगेन S फॉर सोशल सर्विस, ठीक है। तो इन फील्ड्स, इन 5 फील्ड्स में, और याद रखना है कि ये 5 ही फील्ड्स मेंशन्ड है, तो इन 5 फील्ड्स में जिन जिन पर्सन को स्पेशल नॉलेज है उन पर्सन्स को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करते हैं। कितने पर्सन्स को करते हैं? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर 60 मेंबर्स हैं तो 1/6 ऑफ द मेंबर्स यानी कि 10 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे विद द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन फील्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर है बिल से रिलेटेड, कि जब भी कोई भी बिल गवर्नर के पास साइन होने के लिए आता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है एसेंट देना। अगर गवर्नर ने बिल पे एसेंट दे दिया तो वो बिल लॉ बन जाता है। सेकेंड ऑप्शन है विथहोल्ड कर लेना। अगर गवर्नर ने उस बिल को विथहोल्ड कर लिया यानी वो बिल वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। थर्ड ऑप्शन होता है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। वापस से गवर्नर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं हाउस में, और ये जो ऑप्शन है रिकंसिडरेशन का ये ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, मनी बिल में ये ऑप्शन नहीं होता। लास्ट है ऑप्शन, एक जो ऑप्शन गवर्नर के पास होता है वो है कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 200 में। याद रखना है आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। कब करते हैं ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट? जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तब गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 213 में, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर देखी? पहला, वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा था एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे 2020 के पहले, अब 104th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर उसको हटा दिया गया है। फिर हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं गवर्नर विद पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड्स? क्लास वाली फील्ड्स। नेक्स्ट हमने बिल से रिलेटेड देखा था कि पावर्स हैं कि या तो उसको एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और आखिरी जो हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी कि प्रोमलगेट, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा तब गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। तो कोई भी मनी बिल विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये किसके अंडर दिया हुआ है? आर्टिकल 207 के अंडर, कि कोई भी मनी बिल विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में लेड की जाएगी उसको कौन देखेगा? गवर्नर देखेंगे। साथ ही गवर्नर के पास ही पावर है कि वो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं की जा सकती विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ ही जो भी कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, उससे अगर पैसे निकालने हैं तो वो किसके पास पावर है? वो है गवर्नर के पास। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से पैसे निकालने हैं बाहर तो कौन निकालेगा? गवर्नर निकालेंगे। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स देखी? कि कोई भी मनी बिल विदाउट हिज रिकमेंडेशन नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं की जा सकती, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखते हैं, साथ ही स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से पैसे निकालना हो तो कौन निकाल सकते हैं? गवर्नर निकाल सकते हैं। ये थी फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशियल पावर्स। तो
तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती हैं वो कौन करता है? गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। साथ ही साथ जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। तो हाई कोर्ट के जजेस की जब अपॉइंटमेंट होगी तो प्रेसिडेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन लेते हैं। गवर्नर की जुडिशियल पावर्स में हमने दो चीज देखी कि पहला, गवर्नर अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, साथ ही गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को अगर किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उसके सेंटेंसेस को कम्यूट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं या फिर पार्डन कर सकते हैं। ये किसके अंडर दिया हुआ है? पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब है फ्रीडम टू मेक वंस ओन जजमेंट, यानी कि एक इंसान के पास ये फ्रीडम होना कि वो अपनी जजमेंट खुद ले सके। तो गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो कुछ कुछ सिचुएशंस में अपनी खुद की डिसीजन दे सकते हैं। कैसे कैसे सिचुएशंस में, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल गवर्नर के पास दो तरीके के डिस्क्रिशन होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, सेकंड होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का मतलब है ऐसे डिस्क्रिशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इन मुद्दों पे गवर्नर अपना खुद का जजमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन कि जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी तब जाके गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वो विदाउट एनी एड एंड एडवाइस काम कर सकते हैं या फिर निर्णय ले सकते हैं। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन से कि कौन कौन से डिस्क्रिशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। सबसे पहला मेंशन्ड है कि जब हमने देखा था कि गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। पहला, एसेंट दे देना, सेकंड, विथहोल्ड कर देना, थर्ड, रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के पास वापस से भेज देना। नेक्स्ट आता है जो हमने फोर्थ देखा था कि कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ द बिल है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स आती है। कौन सी पावर? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड है रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होगी तब प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट करेंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर है एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूटी। जब भी गवर्नर को किसी भी एडजॉइनिंग यूटी का भार दिया जाएगा तो उस केस में जब वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी काम करेंगे तो अपने फंक्शंस को बिना किसी की एडवाइस के या फिर बिना किसी के इंटरफेरेंस के एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम 6 शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में कुछ स्टेट्स मेंशन्ड हैं। कौन कौन सी स्टेट मेंशन्ड है? ये 4 स्टेट्स मेंशन्ड हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 6 शेड्यूल में ये जो स्टेट्स मेंशन्ड हैं यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं इन स्टेट्स की जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो याद रखना है कि 6 शेड्यूल में जो मेंशन्ड हैं स्टेट्स, वहाँ की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कितने पैसे जाएंगे मिनरल एक्सप्लोरेशंस के थ्रू, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कौन? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट आता है कि जब भी चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो गवर्नर विदाउट एनी इंटरफेरेंस मांग सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस। नेक्स्ट हम आते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन पे कि किन किन सिचुएशंस में विदाउट एनी एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर काम कर सकते हैं। सबसे पहला है अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली हो तब चीफ मिनिस्टर को गवर्नर विदाउट किसी की एडवाइस के अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसमिसिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में ब्रेकडाउन हो जाए। और लास्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं। तो याद रखना है जो भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो सारे के सारे या तो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है कि जब भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो सीएम को अपॉइंट करने की पावर है गवर्नर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए।
या फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी लूज कर देते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। यहाँ पे ये बात एक और चीज याद रखनी है कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी मेंशन्ड है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस सिचुएशनल दोनों डिस्क्रिशंस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कमीशंस जो कि गवर्नर से रिलेटेड हैं। पहला है सरकारिया कमीशन। ये कमीशन मेनली बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए, बट साथ ही साथ ये रोल ऑफ गवर्नर को भी बताते हैं। और रोल ऑफ गवर्नर को बताते हुए इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी? पहली कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन और उनका कोई लोकल या फिर स्टेट पॉलिटिक्स से क्लोज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड था कि कोई भी पर्सन जो गवर्नर बनेंगे वो सेम स्टेट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होने चाहिए, जो कि हम एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन यूज करते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि गवर्नर बनेंगे वो सेम स्टेट के पर्सन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट था कि ही और शी मस्ट बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, कि चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग एनी गवर्नर ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट था सरकारिया कमीशन ने बोला कि टेन्योर जो है उसको फिक्स कर देना चाहिए 5 साल के लिए, और रिमूव करने से पहले कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। विदाउट एनी वैलिड रीजन गवर्नर को रिमूव नहीं करना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रीइंस्टेट किया कि प्रेसिडेंट बिना किसी वैलिड रीजन के आर्बिट्रेटली गवर्नर को रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमीशन है पुंची कमीशन, जो कि एक अपडेट था सरकारिया कमीशन का। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन नहीं करना है। सेकेंड था कि इसने सरकारिया कमीशन की ही सजेशन को स्ट्रेंथन करते हुए कहा कि गवर्नर का जो टेन्योर है उसको 5 साल फिक्स किया जाए ताकि उनकी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट सजेशन था कि जो भी रिमूवल प्रोसीजर है उसको सेट किया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके। ठीक है, अभी जो प्रोसीजर है वो क्या है कि प्रेसिडेंट विदाउट एनी इम्पीचमेंट प्रोसेस गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। गवर्नर कब तक ऑफिस में रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पुंची कमीशन ने मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात किया कि आर्टिकल 356 के अंदर जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो गवर्नर रिपोर्ट एक तैयार करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और वो रिपोर्ट देते हैं कि ये सिचुएशन आ गई है, आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो पुंची कमीशन ने ये बोला कि गवर्नर की वो जो रिपोर्ट है वो इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड डिटेल, कि उन्हें प्रॉपर रीजन बताना होगा कि किस वजह से वो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं या इम्पोज करवाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो पुंची कमीशन की हमने क्या क्या रिकमेंडेशंस देखी कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए गवर्नर के ऊपर। सरकारिया कमीशन को स्ट्रेंथन किया, साथ ही रिमूवल के लिए प्रोसीजर सजेस्ट करने के लिए बात की थी, और मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की पुंची कमीशन ने। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में, या फिर एक तरीके से कंपैरिजन देखते हैं गवर्नर का स्टेट लेवल पे और प्रेसिडेंट का सेंटर लेवल पे। सबसे पहले तो यही है कि गवर्नर जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 153 से 167 स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, जो कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 के बारे में बताता है, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? तो एक कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है जो कि प्रेसिडेंट को मतलब अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस। तो दोनों का ही टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है, लेकिन ध्यान देना है कि ये 5 साल प्रेसिडेंट के लिए मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट 5 साल तक ऑफिस सर्व करते हैं, लेकिन गवर्नर वैसे तो टेन्योर 5 साल है, लेकिन सर्व करते हैं कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है पार्डनिंग पावर्स में, कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स है वो डेथ सेंटेंस को इंक्लूड नहीं करती है, जबकि प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने का प्रोविजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। आर्टिकल 153 से 167 तक हमने देखा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है।
तो 153 कहता है कि गवर्नर होना चाहिए ईच स्टेट में। 155 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, 156 टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में और 157 क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो 155 अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। 156 टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 5 साल है। 157 क्वालिफिकेशंस में सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है। क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर ये किस में दिया है? आर्टिकल 161 में। जबकि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द जो प्रेसिडेंट है वो किस में दिया है? आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 161। फिर एसेंट टू द बिल्स, यानी जब भी कोई बिल आता है गवर्नर के पास वो उसको एसेंट देते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने देखा आर्टिकल 213 में, जबकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस में दिया है? 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर 213। सो टू रैप इट अप, हम कह सकते हैं कि गवर्नर इज नॉट जस्ट अ सेरिमोनियल हेड, बट एक तरीके का वो एक क्रिटिकल लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इवन दो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट वो हमने देखा कि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में एंजॉय करते हैं, जो उनके रोल को और भी सिग्निफिकेंट बना देता है जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है। तो इस लेक्चर से की टेकअवेज ये हैं कि 5 पिलर्स ऑफ गवर्नर्स पावर्स क्या क्या हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जिसमें हमने देखा था कि वो कुछ अपॉइंटमेंट्स करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हमने देखी थी कि बिल से रिलेटेड था और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी, साथ ही कुछ पर्सन्स को वो नॉमिनेट करते थे। फाइनेंशियल पावर्स हमने देखी, कोई भी मनी बिल या फिर कोई डिमांड ऑफ ग्रांट उनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता लेजिस्लेचर में। जुडिशियल पावर्स देखी कि वो कुछ अपॉइंटमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की, और जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है। और नेक्स्ट हमने कुछ देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर के एंड की तरफ। हमने गवर्नर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिया कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या टेन्योर होता है, क्या क्या पावर्स होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अंदर गवर्नर के पास बिल को रिजर्व करने की पावर है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अंडर विच आर्टिकल गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास ये पावर्स है कि वो बिल को या तो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं बिल, बट एक्सेप्ट मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन हैं ये उनके पास ऑर्डिनरी बिल के केस में है, लेकिन मनी बिल के केस में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ग्रांट्स द गवर्नर पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर के पास ये पावर है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा तब गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकते हैं। याद रखना है कि प्रेसिडेंट के भी पास ऑर्डिनेंस इशू पावर होती है, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जब भी हाउस सेशन में नहीं होगा तभी ऑर्डिनेंसेस इशू किए जा सकते हैं। और किस सिचुएशन में इशू किए जाएंगे? जब भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएट एक्शंस लेना कंपलसरी है। याद रखना है कि जो ऑर्डिनेंसेस इशूइंग पावर है वो को एक्सटेंसिव है। ठीक है, को एक्सटेंसिव है विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे या फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाए जा सकते हैं या फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंसेस इशू किए जा सकते हैं जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट याद रखना है कि जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंसेस इशू किए जा सकते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट द्वारा। इनका सेम इफेक्ट और सेम फोर्स होता है और सेम ही लिमिटेशंस भी होती हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम
ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। और ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करना कंपलसरी है। तो याद रखना है कि ऑर्डिनेंस इशू पावर कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर नहीं आएगा। ये तभी इशू होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड याद रखना है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है ऑर्डिनेंस की। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें याद रखना है कि ऑर्डिनेंस तब तक वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस इशू ही तब किया जाता है जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो मैक्सिमम सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ्स की। ठीक है, उसके बाद जब सेशन के रीअसेंबल होने के बाद 6 हफ्ते तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। उसके बाद इसको अगर इस पर कोई भी काम नहीं किया गया तो फिर उसको हटा दिया जाता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हुई? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। तो हमने ऑर्डिनेंस में क्या क्या देखा कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 213 में, और प्रेसिडेंट की 123 में। और ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। और ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर को एक्सटेंसिव है विद द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर से, यानी कि ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट्स पे इशू हो सकता है जिस पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। पहला है कि गवर्नर कैन पार्डन द डेथ सेंटेंसेस, गवर्नर कैन पार्डन अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लॉज। नेक्स्ट है गवर्नर कैन ओनली पार्डन ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज एंड गवर्नर कैन पार्डन मिलिट्री कोर्ट सेंटेंसेस। तो पार्डनिंग पावर के अंदर याद रखना है कि गवर्नर के पास डेथ सेंटेंसेस पार्डन करने की पावर नहीं है, ना ही कोई भी मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस मिलते हैं उसको पार्डन करने की पावर है। गवर्नर केवल और केवल जो स्टेट लॉज हैं उनके ऑफेंसेस को पार्डन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ना तो यूनियन लॉज, ना ही डेथ सेंटेंसेस और ना ही मिलिट्री कोर्ट के सेंटेंसेस, इन चीज़ों को गवर्नर के पास पार्डन करने की पावर नहीं है। अब पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? तो आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर दी गई है। और पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट किस में दिया गया है? आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली। तो हमने देखा था कि बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2010 वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि गवर्नर को रिमूव करने के लिए एक वैलिड और कंपेलिंग रीजंस होना कंपलसरी है। बिना किसी रीजन के आर्बिट्रेरली गवर्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता बाय द प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। हमने 2 तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर्स देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर बोला गया है। पहला ऑप्शन है रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग सीएम व्हेन नो मेजॉरिटी, सेंडिंग अ रिपोर्ट फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल एंड गिविंग असेंट टू द मनी बिल। इसमें पूछा गया कि कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये तीनों हमारे डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, लेकिन गिविंग असेंट टू द मनी बिल इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये गवर्नर काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको बाइफरकेट करिए कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर में, तो क्या आप कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जो रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये कौन सी पावर्स हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटिंग सीएम जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो ये सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि सेंडिंग अ रिपोर्ट फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, तो हमने 3 ही सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी देखी थी। कौन कौन सी? कि जब सीएम के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, या फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व करना, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना जब मेजॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी नहीं रहती है तब। बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी है। एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर में इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम चीफ मिनिस्टर के बारे में सारी फैक्ट्स और डिटेल्स जानेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।